ओवरसीज पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने आना है इस बटन पे। यहाँ से आपने अपना पीरियड ले लेना है और कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से आपने अपने तमाम सोर्सेज ले लेने हैं जिन सोर्सेज से आपको इनकम हो रही है, और देन आपने यहाँ से नो कर देना है, क्योंकि नो का मतलब है कि आप पाकिस्तानी नहीं है, ओवरसीज हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। नीचे से आपने करना है स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग। अब यहाँ पे आके आपके पास जितने भी इनकम सोर्सेज होंगे उसके रेलिवेंट यहाँ पे आपने हेड देख लिए। लाइक प्रॉपर्टी की एंट्री आपने इस हेड में करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका कैपिटल गेन्स आ जाएगा, यानी अगर आपको कुछ कैपिटल गेन हासिल हो रहा है कुछ सिक्योरिटी से, कुछ स्टॉक्स से, या कोई कैपिटल एसेट आपने सेल किया उससे, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट अदर सोर्सेज से भी आपकी इनकम है, यानी बहबूद सर्टिफिकेट से है, उसके अलावा शोधा फैमिली सर्टिफिकेट जो वो है, या उसके अलावा भी जितने यहाँ पे अदर सोर्सेज हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे इस सब के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उनकी एंट्री भी हम यहाँ पे इसी हेड में करेंगे। फिर अगर आपके कुछ टैक्सेस हैं टैक्सेबल जो आप साल भर में पाकिस्तान में पे करते हैं, उनकी एंट्री के लिए हम चलेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में और फाइनल टैक्सेस में उन टैक्सेस को किस तरह से डिक्लेयर करना वो सीखेंगे। और देन फाइनली हम करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल, और इस तरह से आपके एक रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जिसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी कहते हैं, तो आपने 2026 के टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एक दो चीज़ों का ध्यान करना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा सारा साथ साथ, तो आपने मेरे वीडियो के साथ बने रहना है। सबसे पहले ये डिफरेंस समझ लें, आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी बनते कैसे हैं। रूल्स के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान से एक फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज से ज़्यादा का स्टे बाहर करेंगे तो आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो जाएंगे या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। और अगर आपका स्टे 183 डेज से कम होगा तो फिर आप पाकिस्तानी कंसिडर होंगे, चाहे आपने बाहर विजिट किए भी होंगे साल में लेकिन फिर वापस आ गए। तो इस तरह से 183 डेज की शर्त है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे दो किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक तो ये है जिनकी पाकिस्तान से कोई इनकम नहीं होती, वो जस्ट यहाँ पर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, या अगर उन्होंने साल में कुछ अपने टैक्सेस पे किए होते हैं तो वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनके पाकिस्तान में बिजनेस भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी कंसिडर होते हैं क्योंकि उन पर 183 डेज़ वाला जो पीरियड है वो उन्होंने बाहर गुजारा होता है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं सिंपल वाली, यानी अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है, ये पीरियड ले लेना आपने और कंटिन्यू करना है। यहाँ पर सिंपल जस्ट आपने नो इनकम रिटर्न बता देना क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कुछ टैक्सेस पे करते हैं वो किस तरह से आप बताएंगे यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। और यहाँ पे आपने नो ही करना है। अगर आप यस करेंगे तो पाकिस्तानी बन जाएंगे, नो करेंगे तो ओवरसीज बनेंगे। सिंपल मतलब ये है इसका। नो करके आपने यहाँ पे स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग का बटन दबाना है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। अब वो पर्सन जिसकी पाकिस्तान से इनकम नहीं होती वो यहाँ पे ज़रूर कोनो को टैक्सेस पे कर रहा होता है, या उसकी फैमिली उसके नाम पे टैक्सेस पे कर रही होती है, उसके सिम पे, उसके घर पे इंटरनेट चल रहा होता है, या उसका कोई बैंक से पे कैश निकलाने के ऊपर उसके जो टैक्सेस पड़ते हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं। तो वो जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ये एडजस्टेबल के अंदर आते हैं। उसको आपने यहाँ पे ये सेक्शन खोल लेना है। पहले क्या होता था, ये सारे बाहर ही नज़र आ जाते थे, आप आसानी से सर्च कर लेते थे। अब आपको जस्ट एक बटन दबा के यहाँ से सर्च करना है। कल को अगर FBI इसको चेंज भी कर दे और वापस पहले जैसा आ जाए जिसमें सब कुछ सामने नज़र आ जाता, तब भी ऊपर आपको ये सर्च बार लाजमी मिल जाएगी। इसमें आपने अपने रेलिवेंट हेड को याद रखना है। हेड क्या होता है, ये वाला सेक्शन जिसके रेलिवेंट वो टैक्स कटता है। अगर आप अपने वो हेड याद रखेंगे ना, सेक्शन याद रखेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, चाहे फॉर्म इस तरह हो या किसी भी तरह का हो।
अब यहाँ पे हम वो टैक्सेस देखते हैं जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादा पे करता है, जिनमें आ जाता है उनका यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई उनकी सिम चल रही है उनके नाम की तो उसका टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 236C, यानी अगर उन्होंने इस साल में कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है अपनी जो उनके नाम पे थी तो उसके लिए रेलिवेंट ये हेड आ जाएगा, ये भी क्योंकि एडजस्टेबल टैक्सेस होता है। उसके बाद यहाँ पे 236K, यानी अगर उन्होंने कुछ परचेज़ किया इस साल में वो। अब अगर यहाँ पे वो अपना कोई क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे थे या उनकी फैमिली यूज़ कर रही थी और वो उससे बाहर से मुल्क से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते थे तो वो रेलिवेंट हेड है ये 236Y वाला। फिर एक और जो टैक्स है वो होता है यहाँ पे इंटरनेट बिल का या प्रीपेड बिल का, टेलीफोन का, ये देखें ये सारा आ जाता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपके रेलिवेंट जो भी होगा टैक्सेस वो आपने यहाँ पे क्लेम लाजमी करने हैं, क्योंकि अभी चाहे आपको उसका फ़ायदा ना नज़र आए लेकिन अगर अगले साल आप बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और आपको अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है तो इस साल के जो भी टैक्सेस आपने पे किए होंगे जो रिफंड में भी आ जाएंगे आपके, वो अगले साल के आपके टैक्स के साथ में एडजस्ट हो जाएंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। एक और यहाँ पे मोटर व्हीकल के रेलिवेंट भी होता है, यानी अगर इस साल में आपने कोई बाइक व्हीकल आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसके रेलिवेंट आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने सीसी के लिहाज से उसको सेपरेट किया होता है, इंजन के पावर के लिहाज से। अगर कुछ रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा, अगर कुछ सेल की होगा मोटर व्हीकल तो वो सेल के पे होगा, डिपेंड करता है आपके वो कितने सीसी इंजन है उस हिसाब से। तो उनकी वैल्यूज़ लेके जो भी आपके रेलिवेंट होंगी उनको यहाँ पे आपने ऐड करके इस तरह से ये सेक्शन बन जाएंगे रेलिवेंट, और उनमें आपने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ दे देनी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हेड है यहाँ पे मोटर व्हीकल का, तो ऊपर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, मेक, मॉडल लिखेंगे, यहाँ पर इसके वैल्यू आ जाएगी। और मैंने ये जितने भी यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस बताए हैं ये आपको अगर पाकिस्तान से इनकम भी है ना तब भी आपने इसी तरह से डिक्लेयर करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा एलेबोरेट कर दिया ताकि वीडियो में आगे चल के जब मैं इनकम फ्रॉम पाकिस्तान वाली मेरा पार्ट बताऊँ आपको तो वहाँ पे मैं इसको स्किप कर सकूँ ताकि आप यहीं पे समझ जाओ। ये ना मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँ फिर आगे भी रिपीट करूँ, इससे आप ही का टाइम ज़ाया होगा। तो फिर देखें नीचे यहाँ पे ये सेल फोन है, इसके ऊपर आपने नंबर लिखना होता है अपने मोबाइल का, नीचे आपने कंपनी बतानी है किस कंपनी के सिम में ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आपका टोटल बिल आ जाएगा एक साल में जितना भी आपने लोड किया। फिर उसके ऊपर आपका 12.5% के लिहाज से जिस तरह टैक्स डिडक्शन होती है वो यहाँ पे आ जाएगी, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं 36,000.12 तो ये 4500 बन गया, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा टैक्स। इसी तरह से नीचे ये इंटरनेट के ऊपर, सेल ऑफ ट्रांसफ़र के ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे खुद ही। तो इसी तरह से ये नीचे जितनी भी आपके एक साल की वैल्यूज़ होंगी उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। जैसे ये नीचे देखे प्रॉपर्टीज़ के आ रहे हैं 236C और 236K का जो आप टैक्स पे करेंगे तो ये 2026 में अब यहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, आपको यहाँ पे फैच करके लाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन हुई होगी ना सेल या परचेज़ की तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको उसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसको अपने क्रॉस वेरीफाई करना है अपने फिज़िकल डॉक्यूमेंट के साथ, तो होपफुली वो मैच ही निकलेगा। अगर ना भी निकले तो जो आपके डॉक्यूमेंट पे वैल्यू होगी ना फिर वो उसको यहाँ पे आपने उस वैल्यू को उसके साथ रिप्लेस कर देना है। हमेशा डॉक्यूमेंट वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। नीचे आपका ये आपने क्रेडिट कार्ड से अगर कोई बाहर किया हुआ है खर्चा, कुछ सेल परचेज़ की है, आपने प्रोडक्ट वगैरह मंगाई है तो एक साल में उस पर कितना होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये भी अमूमन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल मिल जाता है आपको और उसका टैक्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये फाइलर के लिए 5% है, नॉन फाइलर के लिए 10% है, उस हिसाब से यहाँ पे निकाल सकती हैं उसकी वैल्यू। जैसे इसका 5% 2250 बनता है वो देखें यहाँ पर हमने लिख लिया। तो इस तरह से आपने अपने एडजस्टेबल टैक्सेस फाइल करने हैं। फिर कंप्यूटेशन पे जब जाके देखेंगे तो ये देखें आपको रिफ़ंड आ रहा है, इसी बारे में मैंने बात की थी। आप यहाँ पे टैक्सेस लाजमी फ़ाइल करें, यहाँ पे रिफ़ंड आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगले साल जब आप अगर अपने बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और उसमें आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बन जाता है तो नेक्स्ट ईयर आप फिर ये हेड यूज़ करेंगे रिफ़ंड, एडजस्ट रिफ़ंड अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, इसको किस तरह से एडजस्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा।
फाइनली आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है और आपकी रिटर्न फाइनल हो जाएगी। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर चल के हम आगे बात करते हैं। अभी चलते हैं दूसरा स्टेप देखने के लिए, जिस पे है कि अगर आपके पाकिस्तान से इनकम है तो फिर आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो इनकम डिक्लेयर करने का भी तरीका सेम है, फॉर्म आपने इसी तरह से लेना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आके आपने वो सारे सोर्सेज चूज़ कर लेने हैं जिससे इनकम है। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज है, बिजनेस से भी है, कैपिटल गेन से है या एग्रीकल्चर इनकम से है। तो जितने भी आपके सोर्सेज होंगे आपने उसको लेके नीचे से आपने नो लाजमी करना है। यहाँ से गलती से आपने यस नहीं करना, आपने हमेशा नो करना है, बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो भी आपको अच्छा लगे। नीचे से आपने स्टार्ट फाइलिंग कर लेनी है। अभी देखिए तो वो जितने हेड चूज किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। रेलिवेंट हेड में आपने खुद ही एंट्री करते जाना है। जैसे बिजनेस के आप देखो तो मैं इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिजनेस के ऊपर मेरी इसी साल 2026 की अपडेटेड वीडियो आई है। ये ऊपर आपको राइट पे लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको आपने देख लेना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लें। वो बिजनेस सेक्टर आपका सारा वहीं पे कवर हो जाएगा। जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपने 100% उसी को फॉलो करना, उसमें कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी में अगर आपने कुछ डिक्लेयर किया करना है एक साल में, रेंट वगैरह रिसीव होते हैं जैसे, तो वो किस तरह से होंगे ये देखिए। रेंट रिसीवेबल है, इस पर आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी। यहाँ से आप राइट नो अभी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर तो आपके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इस तरह से ऐड होंगी तो एक दफ़ा आपने उनको एडिट करना है दोबारा से। यहाँ पे सारी उसके रेलिवेंट एंट्रीज दोबारा करेंगे, देन यहाँ पे आप उसको ऐड कर पाएंगे। या अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आपको खुद से ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड का बटन मिल जाएगा। आपने बटन प्रेस करेंगे तब भी फॉर्म इसी तरह से ओपन होगा सेम, उसमें आप एंट्री कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद आपने जैसे इसको अपडेट करना है तो ये देखें अपडेट हो गया। अब जब आप नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी के बटन दबाएंगे ना तो ये देखें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड होने के लिए तैयार है। तो इसको क्लिक करके इसको ऐड कर लें। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने बताना आप इस पर कितना एक साल में रेंट रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इससे प्रॉपर्टी से 10 लाख रुपया रेंट रिसीव करते हैं। अब जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 लाख का 1/5 यहाँ पे एक्सपेंस की सूरत में निकाल देगा। ये खुद ही वो उन्होंने रूल सेट किया हुआ है। अभी एक प्रॉपर्टी पे एक साल से जितनी इनकम आती है उसका 1/5 उसकी एक्सपेंस पे उसके मेंटेनेंस पे लग जाता है, तो वो वैसे ही माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपने अपने प्रॉपर्टी का रेंट बता देना है। फिर यहाँ पे कैपिटल गेन्स आ जाती हैं। यानी अगर आपने इस साल में कोई कैपिटल गेन हासिल किए हैं वो किससे किए हैं, वो कैपिटल एसेट से किए हैं। ये देखें यहाँ पे 3-4 हेड हम इनको एक एक करके खोलते हैं। वो किसे, अगर आपने कैपिटल एसेट सिक्योरिटीज़ वगैरह से किए हैं जिसमें प्रॉपर्टी या सिक्योरिटीज़ आ जाती है तो आप उसके रेलिवेंट आ जाएगा। ये यहाँ पे डिसेबल इसलिए है क्योंकि इस अकाउंट में रेलिवेंट इस टाइम कोई एंट्री नहीं है। अगर होती तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पे 2026 में ये उन्होंने अपडेट किया हुआ, ये खुद ब खुद वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट देखें तो कैपिटल एसेट से, यानी अगर आपने इस को कैपिटल एसेट अपना डिक्लेयर किया है, उस पर कोई आपको हासिल हुआ कैपिटल गेन, तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे आपको। मिसाल तो भाई आपको 5 से 6 एंट्रियाँ नज़र आ रही हैं जिसमें अगर आपने कंपनी के शेयर सोल्ड आउट किए हैं तो वो आ जाएंगे। ज्वेलरी की है, गोल्ड, पेंटिंग, मोटर व्हीकल, इसको आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जैसे ही आप प्लस वाला आइकन दबा के यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, मेक, मॉडल, मेक होता है सुजुकी, मॉडल होता है कल्टस, समझ गए ना। मेक हमेशा कंपनी होती है, मॉडल उसका जो नीचे मॉडल होता है वो है, उसको आपने ऐड करना। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं एक करके बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ऐड होगा तो आपने बता देनी है कि आपने इस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी आपने कितने में लिया था इसको। मिसाल के तौर पर आप 20 लाख बता देते हैं, 20 में लिया था। फिर वो बता रहा है सेल आपने कितने में किया, आप बता देंगे मैंने 22 में सेल किया है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई एसेट होगा, जैसे आपने गोल्ड लिया था, गोल्ड के ऊपर आपने जितने में लिया आप उसको कैपिटल गेन के साथ आप डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके ऊपर 15% टैक्स भी होता है, वो भी पे करना है। तो उसको आपने ऐड करते जाना है, यहाँ पे ऐड होता जाएगा। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी से जितना गेन होगा उसके लिए ये सेक्शन है, यहाँ पे आप प्लस वाला आइकन दबा के अपने प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे और उसका जो गेन होगा वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे।
फाइनली इसके नीचे आपका कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज़ को देखिए, ये इसलिए यहाँ पे डिसेबल है और ये येलो आइकन भी उन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंट्री या तो सिस्टम खुद ब खुद एंटर करेगा या आपको इसके सोर्स पर जाके एंट्री करनी पड़ेगी, और इसका सोर्स होता है हमेशा ये टैक्स डिडक्शन वाला। यहाँ पर जाके आप एंटर करेंगे, ये देखें क्योंकि ये फाइनल टैक्स में आती हैं। सेक्शन वाला बटन दबाया और यहाँ से अब हमने चूज़ कर लेना कि वो सिक्योरिटीज़ आपकी किस लेवल की थी। वो वाली सिक्योरिटी हमें चूज़ करनी है, जैसे कोई सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट थी, कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज था, या कोई इसी तरह के परसेंटेज के लिहाज से आपने देखने किस परसेंटेज का आपको टैक्स लग रहा है, उस हिसाब से आपने यहाँ से उसको चूज़ कर लेना है। जैसे ये सिंपल है क्योंकि मोस्टली 15% पे होता है। ये चूज़ करके इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसके टोटल अमाउंट बता देनी है, आपको कितनी रिसीव हुई है। तो आपको जितना रिसीव हुआ होगा एक साल में आपने वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे 3 लाख हुआ है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है। और ये देखें यहाँ पे इसने इसका 15% हिसाब से टैक्स निकाल दिया, उसको लेके आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है और फिर दोबारा से कैलकुलेट करना, तो ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और सिमिलरली ये एंट्री जो है ये आपके बैक एंड पे जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रही थी कैपिटल गेन में, ये नीचे ये यहाँ पे देखें अपडेट हो गई है। तो इस आइकन का ये मतलब है कि आपने इसका सोर्स पे जाके एडिट करना है। नेक्स्ट अब कैपिटल गेन के बाद है अदर सोर्सेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, जो ज़्यादातर जो मैंने काफ़ी लोगों के पास देखा है वो होते हैं बहबूद सर्टिफिकेट्स, और इसी तरह से बाकी चीज़ें जो पेंशनर बेनिफिट वाले शोहदा फैमिली वाले सर्टिफिकेट्स उनके पास होते हैं। उनको ऐड करने के लिए ये प्लस वाला आइकन दबा के और आपने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपने एक साल में उससे जितना भी कमाया होगा, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं आपने 5 लाख उससे कमाया है जो आपको उसका प्रॉफिट मिला है, और फिर आपने उसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि इस पर कोई टैक्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 में खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास होता है आपका सेविंग अकाउंट, जो कि ये होता है प्रॉफिट ऑन टैक्स। ये भी 50 इसको हमें सर्विस से जाके ऐड करना पड़ेगा, इसके भी आप करना है यहाँ पे टैक्स डिडक्शंस में। यहाँ से आपने ये इसकी सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये बैंक अकाउंट वाला ले गए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका जो एनुअल प्रॉफिट होगा आपके सेविंग अकाउंट से वो 5 मिलियन से कम होगा, यानी 50 लाख से कम, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइनल टैक्स में चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसके यहाँ पे फाइनल टैक्स में करें। लेकिन आपका प्रॉफिट जो हो 5 मिलियन से ज़्यादा होगा एनुअल, तब आप मुझसे देख कर है फुल यहाँ पर बेस्ट हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं करते दिखा देता हूँ। ये देखते यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस आइकन दबाएंगे, ऊपर हमने आपका जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट का आइकन नंबर लिख देना है। देखिए आप लिख देना है सिर्फ कौन सा बैंक है आपका, उसका सेविंग अकाउंट साथ में लिख के ना लिख के खाली बैंक का नाम लिख के से काफ़ी है। ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं 49 लाख के लिख देता हूँ ना, ये यहाँ पे हमें जोड़ेगा कि ये जो आपका 49 है ना ये 5 मिलियन से कम है, इसलिए ये देखो द अमाउंट आई पे आंसर तो फाइनल का। इसलिए अगर आपका प्रॉफिट कम है ना तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी 500 रहता मैं प्रॉफिट, तो आपने डायरेक्ट एंट्री चाहे वो फाइनल करते। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो फिर आपने ऊपर करना है। अभी हम क्योंकि कम बताना क्या रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इस सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे करेंगे 1% ये बैंक अकाउंट वाला ले लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस वाला आइकन दबाएंगे। यहाँ पे सिमिलरली आपने ऊपर बता देना है कि आपका बैंक अकाउंट बनता है। यहाँ पे आपने पूरा 1 साल का प्रॉफिट बताना जितना मिला, मिसाल का 5 लाख, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पब्लिश के ऊपर जो है वो 20% टैक्स है, 1 लाख रुपये यहाँ पे टैक्स डिडक्ट आ जाएगा। उसी को लेके आपने 1 लाख तो आपने ये 20 में भी लिख के नहीं है टैक्स डिडक्ट के अंदर क्या लिखना तेरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस तरह से देखें ये आपके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके इसके अलावा कोई और भी अदर सोर्सेज हैं, जैसे अदर सोर्सेज इनकम है, तो आपने ये सेक्शन अदर सेक्शन पे जाना है। उसके बाद अगर आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है, यानी आप अपने सर्विसेज देते हैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिलता है, ग्राउंड रेंट मिल रहा है,
تو پھر بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ نا ایک بندہ آپ سم ٹائمز لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پراپرٹی رینٹ فرام پراپرٹی کیا ہے اور یہ گراؤنڈ رینٹ کیا ہے. پراپرٹی رینٹ وہ ہوتا ہے اگر آپ کسی بلڈنگ کسی اسٹرکچر سے کوئی آپ اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں نا, یا آپ رینٹ ریسیو کریں, آپ کی کوئی بلڈنگ ہے, کوئی اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, اس سے آپ کو جو رینٹ ملتا ہے نا وہ پراپرٹی سے رینٹ ہوتا ہے. گراؤنڈ رینٹ وہ ہوتا ہے جو ایک اوپن پلیس ہوتی ہے نیچے. مثال کے طور پہ ایگزامپل سے سمجھے, ایک آپ کے پاس گراؤنڈ تھا جو آپ نے کسی بندے کو دے دیا اور اس نے اس کے اوپر ایک بلڈنگ کھڑی کر لی. اس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا بھی وہ آپ کو اس گراؤنڈ کا ہر سال 1,00,000 روپے دے گا رینٹ, لیکن وہ اس کے اوپر جو بلڈنگ ہے نا اس کے اوپر وہ کچھ نہیں دے گا. تو یہ ہوتا ہے آپ کا گراؤنڈ رینٹ, یعنی گراؤنڈ جو آپ نے دیا اس کے اوپر آپ کو رینٹ ملے گا, نہ کہ اس بلڈنگ کے اوپر جو آپ نے اس کے اوپر پراپرٹی اسٹرکچر ہوئی تھی. اس پراپرٹی سے جو رینٹ آئے گا وہ سیپریٹ پراپرٹی میں جائے گا. جو اس گراؤنڈ سے آئے گا نیچے جس کی آپ نے لیز دی ہوئی تھی یا جس کا آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا کہ میں یہ گراؤنڈ تجھے دے رہا ہوں, اب تو اس کے اوپر جو مرضی کا, مجھے صرف اس گراؤنڈ سے انکم چاہیے, سمپل سمجھ کے اس بات کو گراؤنڈ رینٹ کہتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں لیکن پاکستان میں آپ کی پینشن بھی آتی ہے, فیملی پینشن بھی آتی ہے, تو یہ ہیڈ بھی آپ کے ریلیونٹ ہے, آپ نے یہ لکھنا ہے. پھر ان سب میں سے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی انکم آ رہی ہے تو ادر ریسپٹ میں بھی اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں, یہ آپ ایڈ کریں. یہاں پہ فیملی پینشن لکھ دیں, اگر ملتی ہے ایک سال میں کتنی, آپ کی 6 لاکھ ہے جتنی بھی ہے وہ آ جائے گی. ادر ریسپٹ یعنی ان کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کوئی اور سورس سے آپ کو پیسے آتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ دیں گے 3 لاکھ. ٹھیک ہو گیا. یہ کرنے کے بعد آپ نے سب کچھ یہاں پہ کیلکولیٹ کر دینا ہے. جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جو انکم والی انٹری ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی, سوائے ایگریکلچر چھوڑ کے. ایگریکلچر کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اب آپ نے جانا ہے /payments اور کمپیوٹیشن پہ. یہاں پہ آگے دیکھیں تو اب آپ کی ٹوٹل انکم جو پاکستان سے وہ 24 لاکھ بن رہی ہے, اس کو آپ کو 4,10,000 روپے جو آپ کا ٹیکس ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے نیچے آنا ہے. یہ دیکھیں ہم نے جتنے بھی ودہولڈنگ ٹیکسز ڈکلیئر کیے تو اس نے آپ آ رہی جو ٹوٹل تھی بن رہی تھی ٹیکس چارجیبل, اس کو کم کر دیا. ٹیکس چارجیبل بن رہا تھا ہمارا 4,94,000 اور 1,45,000 جب نکل گیا تو 3,49,000 اب ہم نے پے کرنا ہے. اس لیے آپ کو ہمیشہ اپنے ودہولڈنگ ٹیکسز کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جو فائنل ٹیکس بنتا ہے اس کو وہ منیمائز کر دے. اب آپ نے یہاں پہ اگر آپ کی ایگریکلچر انکم نہیں ہے, فرض کر لیں یہاں پہ سمجھے وہ نہیں ہے, تو آپ نے جب فائنل کیلکولیشن ساری کر لیں, ہر قسم کی بزنس, پراپرٹی, کیپٹل گین, ادر کچھ بھی باقی نہ رہے, فائنل ہو جائے, اب آپ نے جسٹ یعنی فنش کر لیا کام, تب آپ نے یہ پریپیئر PSID کا بٹن دبانا ہے. اس کو سبمٹ کس طرح سے کرواتے ہیں اور بعد میں CPR کو اس کے ساتھ اٹیچ کس طرح سے کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی, وہ بھی دیکھ لیجئے گا. چلیں ابھی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی ایگریکلچر سے انکم ہے تو اس کو کیسے بتائیں گے. ایگریکلچر پر چلیں گے, یہاں پہ آپ نے پلس والا آئیکن دبانا ہے, پراپرٹی کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. اگر تو پہلے آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں لاسٹ ایئر میں پراپرٹی ایڈ ہوئی ہوگی تو یہاں پہ شو ہو جائے گی, جیسے پہلے ہماری وہ یلو کلر کی یہاں پہ شو ہوتی رہی ہیں. اس کو آپ نے لینا ہے, یہاں پہ ایڈ کرنا ہے, اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی ویلیو بتا دینی. تو ابھی ہم اس کو جلدی سے کوئی ایک پراپرٹی ایڈ کر لیتے ہیں. یہاں سے جسٹ جیسے ہی ہم اس کو سیو کریں گے تو یہ دیکھیے یہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. ایڈ کرنے کے بعد اگر یہ انکم آپ کی جیسے پاکستان میں اس سال ہے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس بھی بن رہا ہے, تو ٹیکس کیلکولیٹ آپ لیگل یونیورسٹی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ ٹیکس کیلکولیٹر کے مینیو میں جا کے دیکھیں تو آپ کو ایگریکلچر ٹیکس بھی نظر آئے گا. وہ ٹیکس والی ویلیو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی زمین کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو یا سندھ گورنمنٹ کو, جس بھی پروونس میں آپ رہتے ہیں, اس پروونس کو اگر آپ نے اپنے زمین کے اوپر بھی ٹیکس پے کیا ہوگا تو وہ آئے گا اس ٹیکس پیڈ ان پروونس, وہ یہاں پہ آئے گا. اس کی انٹری آپ نے یہاں پہ کرنی جتنا بھی آپ نے ایک سال میں پے کیا ہوگا. تو اس طرح سے آپ کی جو ایگریکلچر کی انکم ہے وہ یہاں پہ ڈکلیئر ہو جائے گی. اور یہ آپ کے ٹوٹل فائنل جو آپ کے کمپٹیشن میں جا کے دیکھیں تو یہ آپ کے فائنل اماؤنٹ کو جو آپ کی انکم بنی تھی اس کو بڑھا دیتی ہے. یہ دیکھیں ابھی کتنا بن گیا آپ کا ٹیکس, دیکھیں 11,71,000 بن گیا, اس میں سے 145 گیا, باقی یہ رہ گیا. اب آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو ایگریکلچر کا بھی کر کے بتا دیا, اب اس کو ایڈ کرنے سے فائنل آپ کی انکم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
تو دوستوں اب آپ نے چلنا ہے اپنے تیسرے اسٹیپ. تو اس طرح سے آپ کے یہاں پہ ساری انکم ڈکلیئر ہو جائے گی اوورسیز کے لیے. اب فائنل اسٹیپ ہے ہمارا وہ کیا ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ. ویلتھ اسٹیٹمنٹ پر چلتے ہیں. یہاں سب آپ نے ہم ایک ویلیو نوٹ کر لینی ہے ٹیکسیبل انکم. یہ دیکھیں یہ آپ کی ٹوٹل انکم ہے جس کو آپ نے یہاں پہ کاپی کر لینا ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ پر چلنا ہے. ریکنسلیشن نیٹ ایسٹ پہ جانا ہے. لیکن ابھی 2026 سے یہ ہو گیا کہ اپنی جتنی انکم یہاں پہ شو ہوتی ہے یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آٹومیٹکلی شو ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آٹومیٹکلی آئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہماری سبجیکٹ ٹو فائنل ٹیکس میں انکم آ رہی تھی وہ بھی یہاں پہ آ گئی ہے. یعنی جو فائنل ٹیکس ہمارے پروفٹس آئے ہیں اس کے بعد ہمیں ڈیویڈنڈ ملتا ہے اسٹاک سے جو مارکیٹ چیزیں ملتی ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جاتی ہے کیونکہ وہ ہوتی ہیں فائنل فکسڈ میں, وہ اس سیکشن میں آ جائیں گی. اگر کچھ اماؤنٹ آپ کے ایگزیمپٹڈ فرام ٹیکس ہوں گے وہ اس سیکشن میں آئیں گی اور نارمل یہاں پہ آئیں گی. اب اس سال سے انہوں نے جو ایکسپینسز کو ہے وہ یہاں پہ نیچے چھپا دیا. یہ دیکھیں ریکنسیلیشن کے اندر ہی ایکسپینسز آپ نے یہاں پہ ڈکلیئر کرنے ہیں. طریقہ کار بالکل سیم ہے. آپ اپنے ریلیونٹ سبھی چوز کرنے ہیں. جو بھی آپ کے ریلیونٹ ہیڈ بنیں گے ان کو لے کے آپ نے یہاں پہ جسٹ ایڈ کریں گے, ان کے ویلیوز دیں گے. تو یہ اسی طرح سے جیسے یہاں پہ سیپریٹ ایڈ ہوتا تھا اور ہم وہاں پہ ٹیکسز ڈکلیئر کرتے تھے. اور پرسنل ایسٹس میں چلیں تو یہ پرسنل ایسٹس میں آپ کی ویلیوز اگر پچھلے سال پڑی ہوں گی تو اس کو آپ نے اس سال کے ویلیو سے اس کو ریپلیس کر دینا ہے. مزید یہ ہے کہ اگر آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر ایک میں نے پوری سمپلیفائڈ میتھڈ بنایا ہوا یعنی کیلکولیشن بنائی ہوئی ہے. بہت ہی زبردست ویڈیو ہے یہ. اس کو آپ دیکھیے گا آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ساری سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی اس طرح کے نئے فارمیٹ پہ بنی ہے. آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اب اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آ رہا ہو کہ کس طرح سے آپ نے اس چیز کو کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن یوز کیجیے گا. میں آپ کے ہر کوشچن کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.